हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसे हम टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है साधन की प्रतिस्थापन लोच, जिसे हम फैक्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो बीपीएससी अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछी है। तो हो सकता है कि बीपीएससी जो भी फ्यूचर में जो भी एग्जामिनेशन लेने वाली है 67 ऑडिटर डबल एओ में, तो हो सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बीपीएससी पूछे। हालांकि बीपीएससी आइसो प्रोडक्ट चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछी है, लेकिन ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछी है। ठीक है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे हम लोग इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो फैक्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है, इसका केवल हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगी तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसे की पॉइंट के आधार पे अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा फुल नोट्स नहीं है। फुल नोट्स के लिए आप हमारे पीडीएफ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप में। और पेड ग्रुप में टेस्ट संबंधी क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, कितना टेस्ट लिया जाएगा, ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले लीजिएगा। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8539861302। इसमें 6 टेस्ट का प्रोविज़न है, जिसमें हम लगभग आपको 72 क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। 72 क्वेश्चन कवर करवाएंगे और इसी 72 क्वेश्चन में से लगभग 90% क्वेश्चन जो है, या 100% भी कहेंगे तो बीपीएससी का क्वेश्चन आपका टच कर जाएगा। क्योंकि आपको तो 6 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, जो बीपीएससी 12 क्वेश्चन पूछेगी। तो बीपीएससी का क्वेश्चन टच करवाना इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे वाले क्लास की बातों को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक चैप्टर पढ़ाया था उदासीनता वक्र, और इस चैप्टर पे मैं टेस्ट भी लिया था इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड एक मैं टेस्ट लिया था आप लोगों को, जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक दिया था लिखने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x4y। marginal rate of substitution of x4y is equal to माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैसे होता है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं आप लोगों को टेस्ट भी लिया था, और उसमें टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉपी भी जमा किया था, टेस्ट वाले कॉपी को। तो ये टॉपिक से आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। और जब आप इस टॉपिक को अगर आप समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x4y, अगर इस चीज़ को समझते हैं तो आप आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ x4y, ये दोनों टॉपिक लगभग सेम हैं। केवल यहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंसेस है। लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर कंज्यूमर के केस में लिखते हैं कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन को इक्वल रखने के लिए, समान रखने के लिए, अगर किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो किसी भी वस्तु की मात्रा को घटाता भी है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें उपभोक्ता काम करता था, है ना, उपभोक्ता, और इसमें क्या करेगा, इसमें उपभोक्ता काम नहीं करेगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ x4y में यहाँ पे कोई उत्पादक काम करेगा। अब आप बोलेंगे कि उत्पादक कैसे काम करेगा,
तो इस चीज़ को समझने के लिए अभी हम लोग इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए उत्पादक होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। उत्पादक अगर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो उसमें बहुत सारे साधनों का यूज करता है। मान लीजिए कि दो साधन का यूज करता है, वस्तु एक्स का यूज करता है और वस्तु वाई का यूज करता है। किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन के लिए उत्पादक दो वस्तु का यूज करता है, वस्तु एक्स और वस्तु वाई। और उत्पादक जो है अपना प्रोडक्शन लेवल को सेम रखने के लिए, जैसे हम सम उत्पादक वक्र का जो आप लोगों को मैं नोट्स दिया हूँ उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हूँ कि सम उत्पादक वक्र यानी आईपी किसे कहा जाता है। आईपी का मतलब क्या हो गया, आईपी का मतलब क्या हो गया बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आईपी का जो मतलब हो गया आइसो प्रोडक्ट हो गया। ये जो आईपी है ये आइसो प्रोडक्ट है, और आइसो प्रोडक्ट का मतलब हो गया, इसे हम क्या 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 कहेंगे, आइसो प्रोडक्ट कहेंगे। और इसे हिंदी में हम कहेंगे सम उत्पादक। यहाँ पर उत्पादक क्या करता है कि अपने वस्तुओं का उत्पादन समान रखने के लिए, अपनी वस्तुओं के उत्पादन को समान रखने के लिए उत्पत्ति के दो साधनों के बीच एडजस्टमेंट करता है। कैसे एडजस्टमेंट करता है, आप इस चार्ट को देखिए। मान लिया जाए कि उत्पादक वक्र जो है कोई भी साधन लगाया, क्योंकि किसी भी वस्तु का जब हम प्रोडक्शन करेंगे, जब उत्पादन करेंगे तो वहाँ पर किसी न किसी साधन का हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास दो साधन हैं, जो एक ठो एक्स माने और दूसरा वाई माने। ठीक है, और इस दोनों साधन का यूज करके, यानी उत्पत्ति का साधन का 1 यूनिट और उत्पत्ति के साधन का वाई का 15 यूनिट मिलाएं, तब किसी वस्तु का उत्पादन 200 इकाई हो जाता है, 200 यूनिट्स हो जाता है। वस्तु बी का जब हम संयोग करते हैं तो इस सिचुएशन को पाने के लिए उत्पत्ति के साधन एक्स का 2 इकाई यानी यूनिट यूज करता है, और उत्पत्ति के साधन वाई का 11 यूनिट करता है, और प्रोडक्शन 200 करता है। इसी तरह यहाँ पे उत्पत्ति के साधन एक्स का 3 यूनिट, उत्पत्ति के साधन वाई का 8 यूनिट करके 200 यूज करता है। इसी तरह 4 6 का यूज करके 200 यूज करता है। यहाँ पे वस्तु एक्स का भी 5 यूनिट और उत्पत्ति के साधन वाई का भी 5 यूनिट करके उत्पादक कितना वस्तु का प्रोडक्शन करता है, ये हमारा उत्पादन स्तर है, तो 200 यूनिट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत इजी टॉपिक है कि जब उत्पादक जो है अपनी एक उत्पत्ति का साधन में कुछ भी हो सकता है। जैसे आप पूंजी को ले सकते हैं। पूंजी, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। और एक उत्पत्ति का साधन वाई के जगह पे आप श्रम मान सकते हैं। श्रम का मतलब क्या हो गया, लेबर। तो जैसे जैसे एक एक यूनिट यहाँ पर ऐड करता है, 1 यूनिट ऐड किया तो 2 हुआ, 2 में 1 ऐड किया तो 3 हुआ, यानी उत्पत्ति के साधन में इधर वृद्धि कर रहा है। कितना का वृद्धि कर रहा है, 1 यूनिट का वृद्धि कर रहा है, हमेशा 1 यूनिट, +1 +1। लेकिन इस +1 को ऐड करने के लिए उत्पत्ति के साधन वाई में कमी करता है। 15 से 11 पे आएगा, 11 से 8 पे आएगा, 8 से 6 पे आएगा, 6 से 5 पे आएगा। इसी चीज़ को समझना है। देखिए, अगर यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई ना कि उत्पत्ति के साधन एक्स में 1 यूनिट की वृद्धि करता है, जबकि उत्पत्ति के साधन वाई में ह्रास करता है, कमी करता है। क्यों कमी करता है, आप अपने मतलब एक आईक्यू के आधार पे सोचिए कि उत्पादक यहाँ पे प्रोडक्शन सेम करना चाहता है, हमेशा 200 200 200 200। तो अगर दोनों इकाइयों का अगर प्रयोग बढ़ाएगा, मान लीजिए कि इसमें
इसमें भी मात्रा बढ़ाते गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आया। लेकिन उत्पत्ति के साधन वाई में भी मान लीजिए कि मात्रा बढ़ा दे, यहाँ पे 15 से 16 पे आ जाए, 16 से 18 पे आ जाए, 18 से 20 पे आएगा, तो यहाँ पे उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों साधन बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन का लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ठीक है, तब यहाँ पे 200 200 नहीं होगा, यहाँ पर 200 200 के बाद हो सकता है यहाँ पर 300 हो जाए, यहाँ पर 400 हो जाए, यहाँ पे 500 हो जाए। क्यों? यहाँ पर 600 हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों उत्पत्ति का साधन बढ़ रहे हैं। इसलिए उत्पादक क्या करता है, ये सेम प्रोडक्शन को रखने के लिए, समान उत्पादन को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की इकाई की मात्रा में वृद्धि करता है, तो दूसरे की साधन की मात्रा में क्या करता है, कमी करते जाता है। ये कमी हो रहा है, ये निगेटिव जा रहा है और ये पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ पर एक उत्पत्ति के साधन को जब बढ़ाया उत्पादक, तो यहाँ पर अपने यूनिट में कितना का कमी किया, 4, इसलिए यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, 4:1। यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाया, लेकिन उत्पादक वाई की मात्रा में कितना कमी किया, तो 11 से 8 पे हो गया। तो इधर क्या हो गया, रेशियो 3:1 का हो गया। यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, एक्स के 1 यूनिट में वृद्धि करने के लिए उत्पादक जो है वाई का 3 यूनिट छोड़ता है, यहाँ पर 2 यूनिट छोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि उत्पादक वस्तु एक्स के 1 इकाई को बढ़ाने के लिए 4 से 5 पर आने के लिए वस्तु वाई की भी, यानी उत्पत्ति के साधन वाई की भी मात्रा में 1 ही यूनिट की कमी करता है। यानी यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। कहने का मतलब ये है कि उत्पादक जो है अपना समान उत्पादन रखने के लिए, समान उत्पादन स्तर, जिसे हम क्या कहेंगे, समान उत्पादन स्तर को सेम प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, इस सेम प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए उत्पादक एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाएगा, ताकि हमारा उत्पादन स्तर क्या रहे, समान रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को इस चार्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके मैथमेटिकल टर्म पे आएंगे। 1 यूनिट हमारा कवर हो गया। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पे आएंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल अब हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई को मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से सत्यापित करें। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब गणितीय रूप में बोलेगा तो आप इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग इतने दिन से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये तो पता हो गया होगा कि यहाँ पे आर है, यहाँ पर मान लीजिए कि एस है, तो आर एस क्या हो गया, आर एस जो है एक हमारा टेंजेंट खींचा हुआ है, जिसे टेंजेंट का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, टेंजेंट का मतलब हो गया स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा क्या करती है, इस इस कर्व पर, ये जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है, इस कर्व को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। आर एस कीमत रेखा कहाँ पे टच कर रही है, तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। ठीक है, जिस तरीके से आप इंडिफरेंस कर्व में आईसी कर्व, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाता था तो आप लोगों को याद होगा कि आईसी लिखते थे, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी लिखते हैं। आईपी का मतलब क्या हो गया, आइसो प्रोडक्ट हो गया, और आइसो प्रोडक्ट का हिंदी क्या हो गया, सम उत्पादक रेखा। तो इस सम उत्पादक रेखा को
जो ये हमारी जो लाइन है इसको दो पॉइंट पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। और ये जो लाइन है टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ इधर थीटा एंगल बनाता है और इसके एक्सटर्नल कोण जो है 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जब इंडिफरेंस कर पढ़ा रहा था तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताया था कि रेखा आर एस का ढाल कैसे हम लोग निकालते हैं, का ढाल यानी रेखा आर एस का हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। ये स्लोप हुआ, इस स्लोप को निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इन आइसो प्रोडक्ट कर्व का स्लोप, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों का, जो रेखा आर एस है ना, ये जो रेखा आर एस है, इस रेखा आर एस का ढाल बराबर आइसो प्रोडक्ट कर्व का स्लोप, ठीक है। और इसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। स्लोप बराबर लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस थीटा, चूँकि यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। पहले भी क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और माइनस टेन थीटा को फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है टेन थीटा बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आर हमारा छूट गया है तो ये हो जाएगा आर ओ बटा ओ एस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे आर ओ हो गया और बेस कितना हो गया ओ एस, ठीक है। यानी आर ओ बटा ये आर ओ बटा ओ एस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को याद रखना है, इस आर ओ बटा ओ एस को हम लोग अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए पी बटा पी बी भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि माइनस ए पी पी बी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, यानी एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल ए पी बी बन रहा है ना। और ये वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल ए पी बी जो है ये समरूप ट्रायंगल है आर ओ एस का, ये समरूप ट्रायंगल है। इसीलिए जब आप मैथमेटिकल इसको ड्रॉ करेंगे, मैथमेटिकल जब ड्रॉ करेंगे तो tan थीटा इजगल टू हो जाएगा माइनस ए पी, यहाँ पर ए है, यहाँ पे पी है, बी है, तो माइनस ए पी बटा पी बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए पी बटा पी बी बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वाई है और यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो उसके पश्चात क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स और वाई बराबर माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होता है आर एस का स्लोप के बराबर, आर एस का स्लोप के बराबर। तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ कर देते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको नंबर मिल जाता है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डेल्टा वाई था ये वाला और ये डेल्टा एक्स था, इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों आता है पता है, नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि हम एक वस्तु की मात्रा में कमी करते हैं, एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा में कमी करते हैं और दूसरी उत्पत्ति के साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो जो डेल्टा वाई में जो कमी कर रहे थे ना, इसी कारण यहाँ पे माइनस डेल्टा वाई में निगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। यही हमारा डेल्टा वाई था। चलिए नेक्स्ट, तो ये इस तरीके से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका मैं लॉन्ग पीडीएफ में डाल दूंगा पेड ग्रुप में, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जब चीज़ें पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग फैक्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ पर
जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, साधनों के अनुपात में अनुपातिक परिवर्तन। साधनों के अनुपात में, साधन का मतलब क्या हो गया, जैसे हम दो साधन की बात करते हैं, लेबर और पूंजी, ठीक है। और पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से अगर जब डिवाइड करेंगे तो ये इलास्टिसिटी और फैक्टर सब्स्टिट्यूशन निकलता है। ये चीज़ तो मैथमेटिकल है, थोड़ा सा मैं इसके बेसिक पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई उत्पादक है, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर वर्ग का कोई पर्सन है, कोई उत्पादक है, उसके पास जो है दो उत्पत्ति के साधन हैं। फर्स्ट उत्पत्ति का साधन जिसे हम श्रम कहेंगे, लेबर कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो उत्पत्ति का साधन है, मान लीजिए कि पूंजी है, जिसे हम कैपिटल कहेंगे, कैपिटल से इंडिकेट करेंगे, ये कैपिटल है। तो अभी हम आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई बराबर माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, और ये डेल्टा वाई क्या था, उत्पत्ति के साधन थे। तो आप इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए कि कैपिटल को आप पूंजी की मात्रा में के से इंडिकेट किए, यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इस प्रतिस्थापन लोच में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं पता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि उत्पादक वर्ग जो है उत्पादन की समान इकाई को मेंटेन करने के लिए लेबर की मात्रा को अगर बढ़ाता है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर लेबर की मात्रा को बढ़ाएगा और कैपिटल की मात्रा को अगर कमी करेगा, तो इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल से माइनस ले करके, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यही चीज़ फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि साधन के अनुपात में, जैसे पूंजी की जगह पर हम लोग लेबर को कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि लेबर की जगह, ठीक है, लेबर की जैसे जैसे हम मात्रा को बढ़ाते हैं तो पूंजी का मात्रा को हम कैसे घटाते हैं, इस चीज़ को हम लोग साधनों के अनुपात में अनुपातिक परिवर्तन बटा पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर, जब इस चीज़ को ब्रेक करेंगे तो के बाई एल में अनुपातिक परिवर्तन, के यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पूंजी को, एल किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, लेबर को, और डिवाइड कर देंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल ऑफ सब्स्टिट्यूशन एल के से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा, अनुपातिक परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के अपॉन एल डिवाइडेड बाई के बाई एल, और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, के बाई एल की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ उसको हम लोग डेल्टा से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जब आप इसी को जब आप तोड़ेंगे तो आपका ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। और इतना करके आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनेशन में नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ जीरो का मान कब होगा, जब श्रम, इलास्टिसिटी ऑफ जीरो का मान जब होगा जब श्रम और पूंजी, यानी जब लेबर और कैपिटल के बीच में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन किया जाए, लेबर और पूंजी की मात्रा में एक निश्चित अनुपात में जब कमी किया जाएगा तो इलास्टिसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा, जब श्रम और पूंजी एक दूसरे का पूर्ण स्थानापन्न हो, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो।
परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पूंजी की ज़रूरत नहीं पड़े उसका जगह श्रम ले सकता है, या श्रम की मुझे ज़रूरत नहीं पड़े उसकी जगह पूंजी ले सकता है। तो जब दो उत्पत्ति के साधन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो तब उस समय इलास्टिसिटी का जो वैल्यू हो जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, एक लाइन मैं यहाँ पर फाइनली बोलूँगा कि ये तो ठीक है, आप लोगों ने मैथमेटिकल टर्म को डिफाइन किया कि हम इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म को ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक लाइन मैं कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि जब मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा तो वहाँ पे और भी चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंसान किसी भी चीज़ को तभी सीखता है जब अपने से एफर्ट लगाए। मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट बार में ही समझ में आ जाए। देखिए, इलास्टिसिटी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, एक लाइन में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि उत्पत्ति के जो दो साधन हैं, यानी वस्तु के उत्पादन के जो दो साधन हैं, उत्पत्ति के जो दो साधन हैं, लेबर और यहाँ पर क्या है, पूंजी, जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इस लेबर और कैपिटल को हम लोग कितना एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा को बढ़ाएंगे 1 से 2, 2 से 3, तो उसी तरह हम कैपिटल की मात्रा में किस तरीके से कमी करेंगे ताकि हमारा सेम प्रोडक्शन होता जाए। और जितना आसानी से लेबर और कैपिटल, जितनी आसानी से लेबर, ठीक है, लेबर और कैपिटल आपस में प्रतिस्थापित होंगे। क्या होंगे? प्रतिस्थापित, मतलब एक दूसरे का स्थान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। लेबर कैपिटल का स्थान ले सकता है और कैपिटल जो है लेबर का स्थान ले सकता है, अगर इजीली प्रतिस्थापित हो रहा है। इसी का मेजरमेंट हम लोग करते हैं इलास्टिसिटी और फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। यानी इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि दो उत्पत्ति के साधन में एक दूसरे से किस तरीके से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। क्या वो ईजिली, क्या वो आसानी से प्रतिस्थापित हो रहे हैं, या उनके प्रतिस्थापन में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी और फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के तहत मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और अभी जितनी भी बातें समझ में आई हो, ठीक है, और जब हम लोग इसका पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको चीज़ें 100% समझ में आएगी। आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और एक चीज़ है, आप लोग वीडियो पर कमेंट कर दीजिए कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरे द्वारा जो प्रयास है बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और नहीं होगा तो इसमें फिर मैं सुधार करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।